नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के वक्त 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है गंगा प्राइम का। खबरों की शुरुआत करते हैं मेरठ से, जहां परतापुर थाना क्षेत्र के भुड़बराल गांव में एक महिला और उसकी बेटी की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेसीबी से उस मकान को तोड़ दिया जिसमें हत्या का आरोपी युवक अपनी प्रेमिका और बेटी के साथ रहता था। मेरठ पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। इस कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर पुलिस का कहना था कि मकान की दीवारों में हत्याकांड से जुड़े कुछ सबूत हो सकते हैं, इसी वजह से घर में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। ये वही घर है जिसमें एक शख्स अमित गुर्जर के नाम से एक महिला और उसकी बेटी के साथ रहता था, लेकिन उसने दोनों की हत्या करके उनके शवों को घर में ही दफना दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला और उसकी बेटी को घर पर लेकर आया था, लेकिन महिला ने 2019 में धोखाधड़ी की शिकायत की पुलिस से, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के भुड़बराल गांव में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उस हत्या की बात उसकी 10 साल की बेटी पुलिस या आसपास के पड़ोसियों को न बता दे, इसलिए उसकी भी हत्या कर दी और दोनों की हत्या करने के बाद उनके शवों को अपने ही घर में गाड़ दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मकान में तोड़फोड़ की है, जेसीबी चलाई है और पुलिस का मानना है कि कुछ साक्ष्य जो हैं वो दीवार के अंदर भी छुपे हो सकते हैं। यही वजह है कि ये तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं कि ये पूरे मकान में पुलिस ने तोड़फोड़ की है, जेसीबी से तोड़फोड़ की है, ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में भी तोड़फोड़ की गई है, ग्राउंड फ्लोर में भी तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पर एक लोहे का गेट लगा हुआ था जिसे पुलिस ने तोड़ा है और ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में भी तोड़फोड़ की गई है, ग्राउंड फ्लोर में भी तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पर एक लोहे का गेट लगा हुआ था जिसे पुलिस ने तोड़ा है और तोड़ने के बाद अंदर गई है और अंदर जाने के बाद उन्होंने ऊपर भी जांच पड़ताल की और आप देख सकते हैं कि सामने ने इस पूरे मकान में बैरिकेटिंग करके सील कर रखा था ताकि जो साक्ष्य हैं वो खत्म ना हो सके। और जब फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची उसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जेसीबी चलाई गई है, मकान के दीवालों पर और जो गेट है उसे उखाड़ा गया है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और अब खबर गोरखपुर से। प्रदेश में लाख कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर नहीं बदल रही है। अभी देवरिया में मासूम बच्चे का स्ट्रेचर को धक्का लगाते वीडियो सामने आए ज्यादा दिन नहीं बीते हैं कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से सामने आई इस शर्मनाक तस्वीर ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की पोल खोल कर रखती है, जहां जिला अस्पताल में 2 महिलाएं एक बच्ची को स्ट्रेचर पर लेकर भटकती रही। इस दौरान किसी स्वास्थ्यकर्मी ने उनकी मदद नहीं की और दोनों महिलाएं बच्ची को स्ट्रेचर पर लेकर भटकती रहीं। इस दौरान उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कोई भी मेडिकल स्टाफ मदद के लिए नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की सिर्फ बानगी भर है, जबकि इससे भी बुरे हालातों का मरीज और उनके तीमारदार सामना करते हैं, जिसकी समय समय पर तस्वीरें भी सामने आती हैं। सवाल सिस्टम पर खड़े होते हैं, हर बार जांच का हवाला दिया जाता है, कार्रवाई का हवाला दिया जाता है, लेकिन बदलता कुछ नहीं। स्ट्रेचर पर नजर आती हैं तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं। कोरोना संकट की वजह से पिछले कई महीनों से स्कूल कॉलेज बंद होने से इन दिनों पढ़ाई लिखाई के लिए छात्रों के सामने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही एकमात्र विकल्प हैं। ऐसे में यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए सिलेबस में कटौती का फैसला लिया है, लेकिन इस कटौती में यूपी बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक कई विषयों के जरूरी चैप्टर को ही सिलेबस से हटा लिया है, जिसके बाद बोर्ड के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। कोरोना संकट के चलते करीब 4 महीने से देश भर के शिक्षण संस्थान बंद हैं। मार्च के महीने से लेकर अब तक स्कूल और कॉलेज छात्र छात्राओं को ऑनलाइन स्टडीज के जरिए ही पढ़ाई कराने को मजबूर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस में कटौती का फैसला लिया है ताकि ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं का
बोझ घटाया जा सके। लेकिन सिलेबस की कटौती में यूपी बोर्ड ने विज्ञान के कोर्स से कुछ अहम अध्याय हटा दिए हैं। बोर्ड ने विज्ञान के पाठ्यक्रम से जिन चैप्टर्स को हटाने का फैसला किया है उसमें स्वास्थ्य एवं रोग, स्वास्थ्य और बीमार होना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां, बीमारियों के कारण और लक्षण, सूक्ष्म जीवों से पैदा होने वाली बीमारियां, वायरस, बैक्टीरिया और उसकी रोकथाम, उपचार के तरीके, बीमारी की रोकथाम और पल्स पोलियो कार्यक्रम शामिल है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भले ही अपने इस फैसले के पीछे छात्रों को भारी भरकम सिलेबस से राहत देने का तर्क दे रहा हो, लेकिन विज्ञान जैसे विषय से संक्रामक रोग और उसके इलाज के चैप्टर हटाने के फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हैरानी जताई है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पाठ्यक्रम से संक्रामक रोगों का चैप्टर ही हटा दिया गया है, क्योंकि बच्चों को इस बारे में तैयार करना कि बीमारियां भी जीवन का एक हिस्सा हैं और उनसे कैसे निपटना चाहिए, रैदर फर्स्ट एड, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कैसे उसको संभालना है, इन सारी बातों की जानकारी 9th 10th के बच्चों को ज़रूर होनी चाहिए। यूपी बोर्ड ने सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि कई और विषयों से भी जरूरी चैप्टर हटा दिए हैं, जिसमें नैतिक शिक्षा, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अलावा बाल सुरक्षा, बाल विवाह कुप्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, शिक्षा का अधिकार और यौन उत्पीड़न समेत कई अहम अध्याय शामिल हैं। लेकिन छात्रों का बोझ कम करने के नाम पर सिलेबस से अहम चैप्टर हटाने के फैसले को खुद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ भी गलत कदम बता रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि लेट ही सही उन्होंने सीबीएसई की नकल करते हुए 30% पाठ्यक्रम की कटौती की है, लेकिन उनमें बहुत से समसामयिक विषय हैं जिनको होना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, वो भी हटा दिए गए। अब कैसी उनकी समिति थी, कौन विशेषज्ञ थे, देखा जाना चाहिए। आजकल कोरोना वायरस का पूरा व्यापक प्रसार है, संक्रमण है। 9th में एक टॉपिक है जिसपे वायरस और बैक्टीरिया के संबंध में दिया हुआ, वही हटा दिया गया। यूपी बोर्ड ने छात्रों से पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए सिलेबस में करीब 30% कटौती की बात कही है, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक सिलेबस शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर बोर्ड को वाकई छात्रों का बोझ कम करना था तो उसके लिए गैर जरूरी अध्यायों के बजाय उन विषयों पर कटौती की तलवार क्यों चलाई जो भविष्य में छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कई त्योहार और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक की वजह से लोगों को घरों में पर्व त्योहार मनाना पड़ा, जिसमें होली से लेकर ईद और कांवड़ यात्रा तक शामिल है। लेकिन अब बकरीद भी लोगों को अपने घरों में रहकर ही मनानी पड़ेगी। बकरीद की तैयारियों को लेकर यूपी के डीजीपी कार्यालय ने आज दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बकरीद पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज के अलावा सामूहिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने बकरीद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देशों पर अमल के लिए पुलिस धर्मगुरुओं की भी मदद लेगी। यूपी पुलिस की तरफ से जारी दिशा निर्देशों पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की भी प्रतिक्रिया आई है। बकरीद को लेकर आपने जो कुर्बानी के बारे में पूछा, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और हम भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते आप सबसे, अपने मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील भी करेंगे कि जिस तरह से आपने ईद के दौरान अपने घरों में नमाज अदा की है, बकरीद के दौरान भी हम सबको अपने घरों में रहकर ही इबादत करनी है और कहीं भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, ना कोई सामूहिक तरीके से कोई आयोजन करना है, क्योंकि कोरोना बहुत बुरी तरीके से इस वक्त पूरे देश में और प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए, इंसानी जानों को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा।
और अब आइए आपको बताते हैं इससे पहले का सियासी घटनाक्रम क्या है। दरअसल बकरीद पर मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग को लेकर विवादों में घिरे संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की अभी तक कोई दवा की खोज नहीं हो सकी है। इसका मतलब ये है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि जो हमने पाप किए हैं उसके लिए अल्लाह हमें कोरोना के जरिए सजा दे रहे हैं और कोरोना का सबसे बढ़िया इलाज ये है कि हम मस्जिद में नमाज अता करें। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा विधायक संगीत सोम पर भी तंज कसा। आपको याद दिला दें कि बकरीद के मौके पर मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत देने की शफीकुर रहमान की मांग पर संगीत सोम ने भी पलटवार किया था। क्या कहा सपा सांसद ने, सुनिए। कि जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, देखिए कोरोना का अगर कोई बीमारी है तो अभी तक ना हमारे मुल्क में ना दूसरे किसी मुल्क में, वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई भी दवा तजवीज़ नहीं हो सकी, कोई वैक्सीन नहीं बन सका। तो हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह की तरफ से हमसे जो गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं, पर सज़ा तो वही दे, वो तो देखता हर चीज़ को, वो हर चीज़ सज़ा दे सकता है, देता है, तो उसकी अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब है हमारे पास। और बड़ी खबर बरेली से, जहां हवाला कारोबार से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 5 लग्जरी गाड़ियां और 12 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी के पास आलीशान कोठियां हैं। आरोपियों की संपत्ति की जांच अब एजेंसियां कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता दें, जहां हवाला कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 लग्जरी गाड़ियां और 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी के पास आलीशान कोठियां हैं। अब इनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। हवाला कारोबार से जुड़े 5 लोग बरेली से गिरफ्तार किए गए हैं। दो साल पहले बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। राजनीति में तमाम मतभेदों के बावजूद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। यही वजह है कि सियासी नफे नुकसान को देखने और परखने हेतु नेता वक्त वक्त पर पाला बदलने से गुरेज नहीं करते, लेकिन विचारधारा को ताक पर रखकर दल बदल करने की कीमत भी चुकानी पड़ती है, जिसकी ताजा मिसाल है नसीमुद्दीन, जिन्होंने 2 साल पहले बसपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। और अब 2 साल बाद दल बदल कानून के तहत नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विधान परिषद सदस्यता से हाथ धोना पड़ गया। विधान परिषद अध्यक्ष ने बसपा की शिकायत पर सुनवाई के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता को अयोग्य ठहरा दिया। हालांकि कानून के जानकारों का मानना है कि यह फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन दल बदल कानून में कार्रवाई की समय सीमा तय नहीं होने से ऐसे मामले अटके रह जाते थे। हालांकि 21 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में अब ये साफ कर दिया है कि दल बदल से जुड़े मामलों में स्पीकर अधिकतम 3 महीने में अपना फैसला सुनाते। दलदल कानून जो है 1985 में आया था। भारतीय संविधान में एक 10वीं सूची के द्वारा ये आया था। उसमें ये कहा गया था कि उसमें कि 2A1 कि यदि कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से, अपने एक्ट से या कंडक्ट से जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे वो जीत के आया है वो छोड़ देता है, तो उसकी जो मेंबरशिप है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो MLC हो, चाहे वो आपके MLA हो, उनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिलहाल कांग्रेस में है, लेकिन उन पर हुई कार्रवाई के बाद कांग्रेस की नजरें पार्टी के MLC दिनेश सिंह पर टिकी हुई हैं, जो 2018 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन विधान परिषद अध्यक्ष ने अब तक दिनेश सिंह की सदस्यता पर फैसला नहीं लिया है। 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है कि दल बदल करने वाले मामले में कांग्रेस पार्टी को न्याय मिलेगी और उनकी सदस्यता जो हमने दाखिल की है उस 10वीं अनुसूची के अनुसार कार्रवाई होगी। दरअसल यूपी में विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को वेतन और भत्ते मिलाकर हर महीने तकरीबन 1,25,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन दल बदल करने के बावजूद
सत्यता पर फैसला नहीं होने की वजह से नेताओं को वेतन और भत्तों के तौर पर मोटी रकम मिलती रहती है। ऐसे में जरूरी है कि पाला बदलने वाले नेताओं पर जल्द से जल्द फैसला हो। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। उधर गाजियाबाद पत्रकार हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एबीपी गंगा के पास पुलिस की लापरवाही के वो सबूत हाथ लगे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। इस मामले में 17 जुलाई को एसएसपी कलानिधि नैथानी से भी शिकायत की गई थी, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। साथ ही चौकी इंचार्ज को भी हमले का अंदेशा बताया गया है, फिर भी दोनों चुपचाप रहे और पत्रकार पर हमला हो गया, उसकी मौत भी हो गई। अब इस मामले में खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। पत्रकार की मौत के बाद सीएम योगी ने परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है और पत्नी को सरकारी नौकरी, 10 लाख की आर्थिक मदद और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का वादा किया है। असल में जैसे ही अस्पताल में पत्रकार ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, उसके परिजन धरने पर बैठ गए और इंसाफ की मांग करने लगे, जिसके बाद मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी भी पहुंचे और पीड़ित परिवार को पूरी मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। ये पूरा मामला पत्रकार की भांजी की छेड़खानी से जुड़ा हुआ है, जिसका विरोध करने पर ही बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी थी और अब उनकी मौत हो चुकी है। राम सिया राम जय जय राम। और अब बात रामलला विराजमान की। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर होने वाले भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख तय हो गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना लगभग तय है। लेकिन अब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख पर सवाल उठा दिया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि श्री राम मंदिर के शिलान्यास के लिए 5 अगस्त का समय सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई कार्य उत्तम काल खंड में शुरू किया जाता है। 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और शास्त्रों में भाद्रपद मास में घर या मंदिर के निर्माण की शुरुआत नहीं की जाती। तो दावा यह है कि 5 अगस्त के मुहूर्त को अयोध्या भूमि पूजन के लिए अशुभ बताया है। तर्क यह है कि 5 अगस्त को किस तरीके से नक्षत्र बदल रहे हैं, ये वो दावा और तर्क है। और अब तारीख को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, विवाद खड़ा हो गया है। 5 अगस्त वो तारीख मुकर्रर की गई है जब श्री राम मंदिर का शिलान्यास होगा। ऐसे अशुभ मुहूर्त में शिलान्यास कर दिया गया, तिथि पर विचार किया गया और उस पर आपत्ति विद्वानों ने उठाई। तो उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पहले से ही चुपचाप शुभ मुहूर्त में शिलान्यास कर लिया है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया और मोदी को ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है कि पहले शिलान्यास हो चुका है, केवल आप औपचारिक रूप से बुलाए जा रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।